तो क्वेश्चन नंबर आपका 16, क्वेश्चन नंबर 16 जो है आपका इस तरीके से है, द अमाउंट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन कैन बी डिटरमाइंड बाय द टाइट्रेशन विथ पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन in the presence of sulfuric acid. The titration gives unsatisfactory unsatisfactory result when carried out in the presence of HCl because कहता है कि जो ऑक्जेलिक एसिड होता है H2C2O4 है ना, इस ऑक्जेलिक एसिड का अमाउंट पता करने के लिए हम लोग इस ऑक्जेलिक एसिड को टाइट्रेट करते हैं किसके साथ में, विथ एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट के साथ। इस ऑक्जेलिक एसिड का अमाउंट पता करने के लिए इस ऑक्जेलिक एसिड को हम लोग टाइट्रेट करते हैं विथ एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट के साथ में, है ना। एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट के सोल्यूशन के साथ में हम लोग इस ऑक्जेलिक एसिड को का टाइट्रेशन करते हैं। तो यहाँ पे अच्छा एक चीज याद है कि आपको यहाँ पे जो पोटेशियम परमैंगनेट है इसको एसिडिफाइड करने के लिए हमने क्या लिया है, सल्फ्यूरिक एसिड लिया है। यहाँ पे हम मुझे एसिड चाहिए था, अब एसिड की जगह पे मैं HCl भी तो ले सकता था लेकिन नहीं लिया। क्यों मैंने सल्फ्यूरिक एसिड ही यहाँ पे लिया, यही चीज यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे ये जब आप HCl लेने लगे, तुमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप ले लेते हो एसिडिफाइड करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट को, तो जो रिजल्ट आता है वह आपका अनसेटिस्फैक्टरी रिजल्ट देने लगता है, यानी आप असंतोषजनक रिजल्ट देने लगता है। ऐसा क्यों, क्योंकि एक चीज आपको याद होगा कि अच्छा जब ये आपका ऑक्जेलिक एसिड इस एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट के साथ में ट्रीट करवाया जाता है, टाइट्रेट करवाया जाता है, तो जो ऑक्जेलिक एसिड होता है वह चेंज हो जाता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। अच्छा अगर ऑक्जेलिक एसिड टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और जो ऑक्जेलिक एसिड होता है वह ऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में। नहीं, इसका ये रीजन नहीं है कि यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड या आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं लिया जाता। हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा तो भी आपका ऑक्सीडाइज होगा कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्जेलिक एसिड, और सल्फ्यूरिक एसिड होगा अगर लोगे तो भी आपका इसी में ऑक्सीडाइज होगा। तो दोनों केस में आपका ऑक्जेलिक जो एसिड है वह चेंज हो जाता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। तो इसमें तो कोई खास बात है नहीं, इसका मेन रीजन ये नहीं है। गेट ऑक्सीडाइज बाय ऑक्जेलिक एसिड टू क्लोरीन, फिर आपका है फर्निश H इन द एडिशन टू दोज फॉर्म ऑक्जेलिक एसिड। फर्निश से H यानी हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है इन एडिशन टू दोज फ्रॉम द ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड से जो आपका H प्रोड्यूस होता है, इस H के कंसंट्रेशन को बढ़ा देता है कौन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये भी आपका ऑप्शन सही नहीं है, रिड्यूस दी पर मैग्नेट टू मैग्नीज आयन। हाँ, हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड होता है वह पोटेशियम पर मैग्नेट को इसमें रिड्यूस कर देता है मैग्नीज आयन में, है ना। तो आपका ऑप्शन सही होगा डी, ऑप्शन सही होगा डी। और एक क्वेश्चन आपका आ चुका है AI EEE 2008 में। अच्छा हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर आप लेते हो पोटेशियम परमैंगनेट को एसिडिफाइड करने के लिए, तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ये खुद किसमें ऑक्सीडाइज हो जाता है, इनटू क्लोरीन गैस में। तो ये जो पोटेशियम परमैंगनेट है इस हाइड्रोजन सॉरी हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऑक्सीडाइज कर देता है इनटू क्लोरीन गैस में। तो पोटेशियम परमैंगनेट आपका तो खर्च हो जाएगा इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऑक्सीडाइज करने के लिए। तो अगर ये आपका पोटेशियम परमैंगनेट खर्च हो जाएगा इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऑक्सीडाइज करने के लिए, तो यह पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्जेलिक एसिड को कैसे ऑक्सीडाइज करेगा, सारा तो खर्च हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऑक्सीडाइज करने में, तो इसको कौन ऑक्सीडाइज करेगा, इसीलिए नहीं लेते हम लोग। यहाँ पे क्या लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जगह पे सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं। और नाइट्रिक एसिड तो बिल्कुल ले ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि नाइट्रिक एसिड इसलिए नहीं लेते, नाइट्रिक एसिड आपका स्ट्रॉन्ग क्या होता है,
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, या उल्टा क्या करेगा, इसी को ऑक्सीडाइज कर देगा, पोटेशियम परमैंगनेट को ही उल्टा, पोटेशियम परमैंगनेट को ऑक्सीडाइज करना था ऑक्जेलिक एसिड को, उल्टा नाइट्रिक एसिड इसी को ऑक्सीडाइज कर देता पोटेशियम परमैंगनेट को, इसलिए नहीं लेते हैं। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। तो पोटेशियम परमैंगनेट को एसिडिफाइड करने के लिए हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, क्या है पढ़ते हैं। इन द कंटेक्स्ट विद द ट्रांजिशन एलिमेंट विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट आपका गलत है, इनकरेक्ट है। पहला, इन द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट द ट्रांजिशन मेटल शो द बेसिक कैरेक्टर एंड फॉर्म कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। जब ट्रांजिशन एलिमेंट आपका जब ट्रांजिशन एलिमेंट आपका जब आपका ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, तो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में चार्ज क्या होगा, ज्यादा होगा। देखो, चार्ज जितना ज्यादा होगा हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, तो चार्ज ज्यादा होगा, चार्ज ज्यादा होगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा। जब जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा तो इसके साथ में आपका बेसिक कैरेक्टर बोल रहा है ना, बेसिक कैरेक्टर में फाइव कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। तो जब हाई चार्ज होगा, हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, तो बेसिक कैरेक्टर क्या होगा आपका, कम होगा। बेसिक कैरेक्टर क्या होगा आपका, कम होगा। बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, कम होगा। तो जो भी आयन है आपके लो ऑक्सीडेशन स्टेट में, लो ऑक्सीडेशन स्टेट में आपका बेसिक कैरेक्टर बेसिक कैरेक्टर शो करता है, और हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में मेटल जो है वह बेसिक कैरेक्टर शो करेगा नहीं, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में एसिडिक कैरेक्टर शो करता है, यानी ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। आंसर तो ये मुझे मिल गया, बट अदर भी ऑप्शन देख लेते हैं। इन दी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द फर्स्ट फाइव ट्रांजिशन एलिमेंट स्कैंडियम टू मैग्नीज, all four s and 3d electron are used for the bonding। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट बनाने के लिए जो फर्स्ट फाइव एलिमेंट होते हैं स्कैंडियम से मैग्नीज तक, वो अपना 4s इलेक्ट्रॉन और 3d इलेक्ट्रॉन दोनों यूज करते हैं। ये बात तो सही है। जब 4s का इलेक्ट्रॉन और 3d सबसेल का इलेक्ट्रॉन दोनों इलेक्ट्रॉन को यूज करेगा, तभी ये हाई ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। फिर अगला है आपका, ये तो आपका सही था, ट्रू था, ट्रू। फिर है, इन दी D5 configuration is exceeded the tendency to involve all the 3d electron in the bonding decreases once the D5 configuration is exceeded। जैसे ही आप D5 configuration से आगे बढ़ते हो, जैसे ही आप D5 configuration से आगे बढ़ते हो, तो जो टेंडेंसी होती है 3d इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्व होने में, बॉन्डिंग बनाने में इन्वॉल्व होने की जो टेंडेंसी होती है वो करने लगती है, घटने लगती है। तो ये भी ऑप्शन क्या, ये भी बात आपकी ट्रू है। जैसे ही आप D5 कॉन्फ़िगरेशन से आगे बढ़ोगे, D6, D7, D8, D9, D10, तो क्या होगा, ये जो डी इलेक्ट्रॉन होगा इसकी टेंडेंसी इस डी इस डी इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट जो होगा हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में वह घटने लगेगा। ये भी ऑप्शन आपका ट्रू था। फिर कह रहा, इन एडिशन टू फॉर्म द नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट इज आल्सो शोन बाय दीज एलिमेंट इन द कॉम्प्लेक्स। ट्रांजिशन जो मेटल होते हैं वह अपना लो ऑक्सीडेशन स्टेट, नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने के लिए क्या होते हैं, इनके अंदर टेंडेंसी होती है। ये बात सही है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपके तो ऐसा नहीं है कि जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते, करते हैं। जैसे आप देख सकते हो कि FeCO5, FeCO5 पेंटा कार्बोनिल आयरन जीरो कॉम्प्लेक्स जो है, इसमें आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, जीरो। तो ट्रांजिशन एलिमेंट जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकते हैं, है ना। ये भी आपका ऑप्शन क्या था, ट्रू था, यानी सही ऑप्शन होगा ए। और एक क्वेश्चन पूछा गया है AI EEE 2009 में। अगला है क्वेश्चन आपका,
क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका। क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 है, नोइंग दैट केमिस्ट्री ऑफ लैंथेनॉइड्स इज डिटरमाइंड बाई +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। नोइंग दैट केमिस्ट्री ऑफ लैंथेनॉइड, जो लैंथेनॉइड एलिमेंट होते हैं उनकी जो केमिस्ट्री होती है, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो लेंथेनॉइड एलिमेंट होते हैं वह मोस्टली किस ऑक्सीडेशन स्टेट में पाए जाते हैं। उनका जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वह +3 होता है। विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, लेंथेनॉइड के केस में कौन सा स्टेटमेंट आपका गलत है। तो दी आयनिक साइज ऑफ लेंथेनॉइड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में घटता है इन जनरल विथ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। आयनिक साइज तो घटती है, आपको पता ही है, लेंथेनॉइड सीरीज में आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो आयनिक साइज क्या होती है, घटती है। ये बात आपका ट्रू है, सही है। लेंथेनॉइड कंपाउंड जनरली कलरलेस होते हैं, नहीं भाई, लेंथेनॉइड एलिमेंट जनरली आपके कलर्ड होते हैं। क्यों? ड्यू टू एफ एफ ट्रांजिशन। एफ एफ ट्रांजिशन की वजह से इनके जो आयन होते हैं लेंथेनॉइड के, वो आपके कलर्ड होते हैं। तो ये बात तो आपका ट्रू है ना। सॉरी, गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोला कलरलेस। कलरलेस नहीं होते भाई, कलर्ड होते हैं। तो ये आपका फाल्स है, यही गलत है। और पूछ रहा था कौन सा गलत है, तो यही आपका ऑप्शन सही होगा, बी। फिर अगला है, लेंथेनॉइड हाइड्रोक्साइड आर मेनली बेसिक इन कैरेक्टर। हाँ, लेंथेनॉइड जो हाइड्रोक्साइड होते हैं, लेंथेनम एलिमेंट के, लेंथेनॉइड सीरीज के जितने भी एलिमेंट हैं, जब ये हाइड्रोक्साइड के साथ कंपाउंड बनाते हैं तो ये बेसिक कैरेक्टर के होते हैं। ये आपका स्टेटमेंट तो सही है, ट्रू है। बिकॉज द लार्ज साइज ऑफ द लेंथेनॉइड आयन, द बॉन्डिंग इन इट्स कंपाउंड इज प्रीडोमिनेंटली आयनिक इन कैरेक्टर। आयनिक साइज, लार्ज आयनिक साइज ऑफ लेंथेनम आयन, लेंथेनम आयन का साइज बड़ा होने की वजह से जो बॉन्डिंग होता है, दी बॉन्डिंग इन कंपाउंड इज प्रीडोमिनेंटली आयनिक कैरेक्टर। लेंथेनॉइड एलिमेंट का, लेंथेनॉइड आयन का जो साइज होता है वह बड़ा होता है, लार्ज होता है। और लार्ज साइज होने की वजह से इसके जो कंपाउंड होते हैं उनमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा पाया जाता है। ये बात सही है, क्योंकि आपको पता है अकॉर्डिंग टू फजान रूल के हिसाब से अगर कैटायन की साइज बड़ी है तो इसके कंपाउंड में कौन सा कैरेक्टर पाया जाएगा, आपका आयनिक कैरेक्टर पाया जाएगा। और अगर आयन की साइज छोटी है तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा पाया जाएगा। ये भी यह बात आपकी ट्रू थी। सही ऑप्शन कौन निकला, बी। एक क्वेश्चन पूछा गया था AI EEE 2009 में। फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 19, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मैंग द करेक्ट ऑर्डर ऑफ, यहाँ पे दिया स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसका, मेटल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का वैल्यू विथ निगेटिव साइन फॉर द 4 सक्सेसिव एलिमेंट क्रोमियम मैग्नीज आयरन और कोबाल्ट। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पे क्रोमियम है, मैग्नीज है, आयरन है और कोबाल्ट है। अच्छा, इसका वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखो तो इसका होगा D5। अच्छा, वो भी इसका +2, इसका +2, इसका +2 और इसका +2। अब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जब ये आपके आयन रहेंगे तब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखोगे तो इसका आएगा क्रोमियम +2 का डी डी4। क्या आने वाला है, D4। इसका D5, इसका D6 और इसका D7। D4 D5 D6। अच्छा, यहाँ पे देखोगे तो D5 जो ए कन्फिग्रेशन है, ए कन्फिग्रेशन आपका कैसा है, मोस्ट स्टेबल है। स्टेबल इसलिए है क्योंकि ये कैसा है, हाफ फील्ड है। और हाफ फील्ड होने की वजह से ए कन्फिग्रेशन क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। तो क्या मैग्नीज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आपका मैग्नीज में चेंज होना चाहेगा, नहीं।
क्योंकि ये कॉन्फ़िगरेशन क्या है आपका, मोस्ट स्टेबल। अब निगेटिव सबसे कह रहा है वैल्यू ई ई नॉट m+2 ऑब्लिक m, इसका मतलब हुआ ये बोल रहा है रिडक्शन पोटेंशियल। क्या बोल रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल, वो भी निगेटिव साइन के साथ में। निगेटिव साइन का मतलब कि देखो, अगर किसी का, अगर किसी आयन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल अगर आपका कैसा है, अगर किसी आयन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि वह आयन आपका रिड्यूस नहीं होना चाहता है। तो सबसे ज्यादा कौन नहीं रिड्यूस होना चाहता है, मैंगनीज आयन। यानी सबसे ज्यादा निगेटिव में जो आपका, सबसे ज्यादा निगेटिव में जिस आयन का रिडक्शन पोटेंशियल आएगा वह मैंगनीज का होगा। सबसे ज्यादा निगेटिव में सबसे ज्यादा आपका कौन नहीं होना चाहता, मैंगनीज आयन आपका रिड्यूस नहीं होना चाहता सबसे ज्यादा निगेटिव में इसी का रिडक्शन पोटेंशियल आने वाला है, यानी मैंगनीज आपका सबसे पहले होगा। मैंगनीज क्या होगा, सबसे पहले होगा। उसके बाद में अच्छा, सबसे ज्यादा कौन, सबसे अच्छे, सबसे तेजी से कौन रिड्यूस होना चाहेगा, तो देखो मैंगनीज का तो आपका सबसे ज्यादा निगेटिव में आएगा। बाकी आप देखो जैसे लेफ्ट टू राइट जाते हो ना, लेफ्ट टू राइट, कहाँ से कहाँ तक, लेफ्ट टू राइट जाते हो, तो साइज क्या होती है, घटती है। तो साइज घटने की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, बढ़ेगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यदि इफेक्टिव अगर बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो टेंडेंसी होगी वो भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो सबसे ज्यादा आपका सबसे, उसके बाद, तो अच्छा ऑप्शन आप मैच करवाना चाहते हो ना, तो ऑप्शन आपका मैंगनीज तो सबसे, आपका निगेटिव में सबसे ज्यादा किसका होगा, मैंगनीज आयन का होगा। और यहाँ पे चारों ऑप्शन में से केवल सी वाला है जिसमें मैंगनीज जो है वो सबसे पहले रखा गया है, यानी सबसे ज्यादा निगेटिव में इसी की वैल्यू होगी। यानी ऑप्शन सही कौन सा होगा, सी। ये क्वेश्चन तो पूछा गया था AI EEE 2010 में।